So we'll go ahead with next three topic, that is temperature dependence of resistance या फिर variation of resistance with temperature. Temperature dependence of resistance or you can say variation of resistance with temperature. तो इफ यू रिमेम्बर लास्ट लेक्चर में हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी नाम का एक कॉन्सेप्ट सीखा था। मैंने आपको तब बोला था कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये मैं आपको बार बार बता रहा था कि याद रखो ये टेम्परेचर पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पे। पर्टिकुलर पर्टिकुलर मतलब फिक्स टेम्परेचर, वहां पे हमने टेम्परेचर वेरी नहीं किया था। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स: नेचर ऑफ मटेरियल, नंबर टू length of the conductor, number three area of cross section of the conductor। और उसमें हमने देखा था कि फॉर अ गिवन मटेरियल एट अ गिवन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। फिर वहां से आप रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए लिखते हो, रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो दैट वाज द आइडिया। वहां पे मैंने आपको बोला था कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो फिलहाल। अभी ये टाइम है कि हम अब लेंथ और एरिया को कांस्टेंट रखेंगे और टेम्परेचर चेंज करेंगे। तो जब आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन डिराइव करते हो तो हमारे पास तीन वेरिएबल थे, एक था टेम्परेचर, एक था लेंथ, एक था एरिया। हमने लेंथ और एरिया को वेरी किया था और टेम्परेचर को फिक्स रखा था। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस या फिर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। मतलब क्या होता है इसका कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसा चेंज होगा। तो यहाँ पे हम लेंथ और एरिया को रख देंगे फिक्स और वेरी किसको करेंगे, टेम्परेचर को वेरी करेंगे। अब टेम्परेचर को वेरी करने से क्या होगा पहले वो समझ लेते हैं, और ये मेटल्स में ही होगा। तो रिमेंबर हम लोग ये जो बात कर रहे हैं सिर्फ मेटल्स की ही बात है। तो द आइडिया हियर इज, इफ यू रिमेंबर कि रेजिस्टेंस का ओरिजिन क्या था, तो रेजिस्टेंस क्यों था यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एक मटेरियल में पॉजिटिव आयंस थे और ये जो पॉजिटिव आयंस है दे आर कंटिन्यूअसली वाइब्रेटिंग। क्यों वाइब्रेट हो रहे हैं, बिकॉज दे हैव एनर्जी बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग हीट। और उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली मूविंग। और जब हमने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, एक सेल कनेक्ट कर दिया, तो द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। while they are moving from negative to positive terminal they undergo collision with the ions, और ये collision ही resistance का source है। करेक्ट। अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, अगर आयन पहले वाइब्रेट हो रहा था स्लोली एंड विथ स्मॉल एम्पलीट्यूड, क्योंकि एनर्जी कम है, हमने टेम्परेचर बढ़ाया मतलब हमने क्या दिया, इसको हीट दिया, तो क्या होगा, इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, कोलिजन बढ़ेंगे कि कम होंगे, बढ़ेंगे। तो कोलिजन बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा, राइट। तो रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी बढ़ने वाला है। तो एक बात तो समझ में आ गई, फॉर मेटल्स इट इज सीन दैट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ फॉर मेटल्स, क्योंकि आगे जाके आप सेमीकंडक्टर नाम का चैप्टर पढ़ोगे, वहां उल्टा होता है। वहां आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस कम होता है, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो फॉर मेटल्स it is seen that resistance increases with increase in temperature, with increase in temperature। और अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो, लेट अस से वी प्लॉट अ ग्राफ, ध्यान यहाँ पे चाहिए, मेरा ध्यान पूरा है, कौन क्या कर रहा है पूरा ध्यान है, तो तुम्हारा ध्यान भी यहाँ पे रखो। तो लेट अस से मैं अगर टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो it is seen that the graph of resistance versus temperature is a straight line. It is a straight line. हाँ, but it is a straight line not passing through origin. Origin से पास नहीं हो रहा है। अब उसका फिजिकल मतलब क्या है वो भी समझेंगे, पहले थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप।
तो हमने पहले बोला कि मेटल्स में क्या होगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस। अब क्यों बढ़ेगा, बिकॉज यू नो कि तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाना मतलब हीट देना, और हीट इज एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड। तो एनर्जी कहाँ गया, ये गया आयॉन्स के पास, और कहाँ गया, इलेक्ट्रॉन्स के पास। आयॉन्स का एनर्जी आया तो आयॉन स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड। तो क्योंकि अगर आयॉन्स फास्ट मूव हो रहे हैं, विथ मोर एम्पलीट्यूड मूव हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो पहले से ही कोलिजन कर रहे थे अभी कोलिजन बढ़ जाएंगे, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ने वाला है। और बाय द वे, ऐसे मटेरियल को तुम बोलते हो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, पीटीसी टाइप, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, पीटीसी। मतलब ऐसे मटेरियल जिसका टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, दे आर कॉल्ड एज पीटीसी टाइप मटेरियल्स, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और सेमीकंडक्टर में आप सीखोगे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, उसको बोलेंगे एनटीसी टाइप, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। गुड, राइट। तो अब ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, सो इट इज सीन दैट it is seen that the graph of resistance changes with temperature. The graph of resistance versus temperature is a straight line, is a straight line, मतलब लीनियर ग्राफ है ये। लेकिन ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं होता, और आपको पता होना चाहिए कि ऐसे टाइप के जो ग्राफ होते हैं उसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस सी, वेयर सी इज y इंटरसेप्ट, है ना। इसको तुम c बोलते हो ना, y इक्वल टू एम एक्स। अगर मैं यहाँ पे y प्लॉट करूँ, यहाँ पे x प्लॉट करूँ, तो ये होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर सी इज y इंटरसेप्ट और m इज स्लोप। और अगर यही ग्राफ, इमेजिन यही ग्राफ अगर ऐसा होता, तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। ठीक है, एनीवेज हमको इतना फिलहाल इतना जरूरत नहीं है, तो जितना जरूरत है उतना ही हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो टेम्परेरीली आपको ये पता होना चाहिए कि जो y इंटरसेप्ट है, अब अगर आप नोटिस कर रहे हो तो टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस था, उस केस में भी रेजिस्टेंस जीरो नहीं हुआ। मतलब ये जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की, ये वैल्यू है रेजिस्टेंस की कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री पे। तो उसको क्या बोलेंगे, R0। क्या बोलेंगे इसको, R0। तो व्हाट इज R0, व्हाट इज R0, व्हाट इज R0, रेजिस्टेंस कब, एट 0 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये R0 है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कोई और टेम्परेचर ले लेता हूँ, 0 डिग्री छोड़ के कोई और एक टेम्परेचर लेता हूँ मैं, सम अदर टेम्परेचर। मान लो ये एक टेम्परेचर ले लिया मैंने T, ये 0 डिग्री छोड़ के कोई और टेम्परेचर है T, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, लेट T इज सम हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर। 0 डिग्री छोड़ के कोई और टेम्परेचर है, हायर टेम्परेचर है। अगर आपको ग्राफ अच्छे से पता है तो यू कैन सी कि ये जो टेम्परेचर था T, ये जो मैं हायर टेम्परेचर T की बात कर रहा हूँ, ये जो हायर टेम्परेचर T है, इस पे अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से आपको रेजिस्टेंस एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, और ये जहाँ कट कर गया ये होगा रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T। तो व्हाट इज RT, RT इज रेजिस्टेंस at higher temperature T, at higher temperature। तो यहां तक सारे पैरामीटर समझ में आए आपको। तो अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने देखा कि मेटल्स के केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फिर हमने देखा कि होता है ग्राफ अ स्ट्रेट लाइन बट नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये जहां पे वाई एक्सिस को कट करेगा, मतलब वाई इंटरसेप्ट, वो हो गया रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस पे, बराबर। अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस छोड़ के किसी और टेम्परेचर की बात करूं, एट सम हायर टेम्परेचर, तो उस हायर टेम्परेचर पे हमको रेजिस्टेंस की जो वैल्यू मिली उसको हमने बोल दिया RT। तो ये पैरामीटर्स हो गए, करेक्ट। हमको क्या देखना है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, मतलब हमको एक फॉर्मूला चाहिए जो हमको बताएगा कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा। तो इट इज सीन दैट, आपको अगर इलास्टिसिटी याद होगा, इलास्टिसिटी में
इफ यू रिमेंबर, याद है क्या इलास्टिसिटी में हमने क्या लिखा था? चेंज इन लेंथ is directly proportional to original length and change in temperature. सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। सिर्फ यहाँ पे आप बोलते हो चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस, मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस। इनिशियल रेजिस्टेंस तुमने कितने डिग्री पे लिया है? 0 डिग्री पे। एंड चेंज इन रेजिस्टेंस इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जैसे जैसे चेंज इन लेंथ वाज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, वैसे ही चेंज इन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस। जैसे चेंज इन लेंथ वाज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, वैसे ही चेंज इन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। सो इट इज फाउंड दैट change or increase in resistance is number one directly proportional to initial resistance at 0 degree Celsius. Number two, directly proportional to increase in temperature या फिर चेंज इन टेम्परेचर। मैंने यहाँ पे चेंज वर्ड यूज किया, इसलिए यहाँ भी चेंज कर रहा हूँ। अभी चेंज ऐसा क्यों बोला? टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है तो डिक्रीज भी हो सकता है ना। तो बुक में लिखा है it is found that increase in resistance is directly proportional to initial resistance and directly proportional to increase in temperature। पर लेकिन डिक्रीज के लिए भी तो वही होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो हम लोग एक काम करेंगे, हम जनरल फॉर्मूला बना लेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस। क्या था इनिशियल रेजिस्टेंस? R0. What is the meaning of change in resistance? Final resistance minus initial resistance proportional to R0. Also, delta R is proportional to change in temperature. What is delta R? Final resistance minus initial resistance. Or what is delta T? Final temperature minus initial temperature. तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। RT minus R0 is proportional to T, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ओके, ये इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करके बताओ क्या मिलेगा हमको? वो मिलेगा? अरे वो नहीं मिलेगा। ये RT माइनस R0 प्रोपोर्शनल टू R0 एंड, हाँ ये मिलेगा, ये ऐसा मिलेगा, बराबर, गुड। तो RT माइनस R0 मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू, जब तुम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो क्या लिखते हो? सम कांस्टेंट। तो वापस से ये कांस्टेंट अल्फा ही है, तो अल्फा R0T। तो अगर आपको याद होगा, आपने ये अल्फा को चेंज इन लेंथ के केस में क्या बोला था? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। यहाँ पे जो अल्फा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर, अभी तो बताया मैंने, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वेयर अल्फा इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अभी टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्यों? क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किसकी इंफॉर्मेशन देता है? रेजिस्टेंस की देता है। तो क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आई तो उसको बोलते हैं पीटीसी टाइप, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, वो मेटल्स के लिए होगा। अगर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आई तो एनटीसी टाइप, और एनटीसी टाइप जो होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, वो होता है सेमीकंडक्टर्स के लिए, दैट यू विल लर्न इन चैप्टर नंबर 14। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का, राइट। अब ये सब पूरे थ्योरी को याद कैसे रखना है? याद रखना ही नहीं होता है, वो नेचुरली याद रहता है। अगर आपको सिर्फ पता है कि मेटल्स के अंदर अरेंजमेंट कैसा है, तो तुम लॉजिकली कनेक्ट कर लोगे। मेटल्स के अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स इज सिस्टमैटिक, पीरियोडिक, ठीक।
उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब फ्री चार्जेस है, बाउंड चार्जेस आयंस थे और फ्री चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स थे. व्हेन यू स्टार्ट हीटिंग इट, मतलब यू इंक्रीज टेम्परेचर, द आयंस विच वर वाइब्रेटिंग दे नाउ स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड. when they vibrate faster and with more amplitude, electrons undergo more collision leads to more friction, that leads to more resistance. मतलब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ा. इन शॉर्ट दैट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. गुड. अब जब एक्सपेरिमेंटली देखा हमने टेम्परेचर बढ़ा के, तो हमने एक टेबल बना लिया. टेम्परेचर की वैल्यू 1 डिग्री से बढ़ाते गए, रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करते गए, और उसको ग्राफ पे प्लॉट कर दिया. तो कैसा मिला? स्ट्रेट लाइन. So it is seen that the graph of resistance versus temperature is a straight line. क्या होता है वो? Straight line. Correct. और 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस 0 नहीं था, क्या था? R0 था. At some higher temperature T, रेजिस्टेंस क्या था? RT था. यहाँ तक क्लियर? पक्का क्लियर? Then it is seen that increase in resistance, I would say change in resistance, is directly proportional to two things. Change in resistance is directly proportional to इनिशियल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस. ये इंपॉर्टेंट है. इनिशियल रेजिस्टेंस तुम हमेशा 0 डिग्री पे मेजर करते हो. तो बाकी टॉपिक में वैसा नहीं आएगा. इनिशियल रेजिस्टेंस आप किसी भी लोअर टेम्परेचर में मेजर कर सकते हो, लेकिन रेजिस्टेंस के केस में यू ऑलवेज मेजर इनिशियल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस. एंड दिस चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. तो डेल्टा आर, चेंज इन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू R0 and delta R is also proportional to delta T. ठीक है. डेल्टा R is proportional to R0 delta T. लेकिन डेल्टा R क्या है? RT माइनस R0, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस, राइट, इक्वल टू एक कांस्टेंट लगेगा अल्फा R0. चेंज इन टेम्परेचर कितना है? T माइनस 0. तो फॉर्मूला क्या बन गया? RT माइनस R0 इक्वल टू अल्फा R0 T. आ गया यहाँ तक? तो अल्फा क्या आ गया? RT माइनस R0 अपॉन R0 T. इसको क्या बोलते हैं? अल्फा को टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. यहाँ तक क्लियर? अब ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है वो हम डिफाइन पहले कर लेंगे. अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये एक एक मार्क के लिए आते हैं आपको. डिफाइन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू. रटना कभी भी नहीं. रटोगे तो याद नहीं रहेगा, समझोगे और उसको लिखोगे तो ठीक है. अभी डिफाइन कैसे करोगे? एक फॉर्मूला दिख गया सामने, बराबर. रेशो है, रेशो, रेशो है ना, रेशो दिख रहा है ना, ये रेशो. रेशो, रेशो जब आता है तो इंग्लिश में वर्ड है उसके लिए, पर यूनिट. क्या बोलते हैं उसको? पर यूनिट. नीचे क्या है? टेम्परेचर है, बराबर. तो मैं बोलूंगा पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि हम इंक्रीज कर रहे हैं. चेंज भी बोल सकते हो, बराबर. और क्या बच गया? क्या बच गया? RT माइनस R0 अपॉन R0. अब इसको कैसे लिखेंगे फिर? हम बोल सकते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज, व्हाट इज RT माइनस R0? चेंज इन रेजिस्टेंस. चेंज इन रेजिस्टेंस, इसको क्या लिखोगे? पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस या फिर पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर. देखो देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है आपके टेक्स्ट बुक में, पढ़ो क्या लिखा हुआ है. तो आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा होगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री पर डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर. मिला? नहीं मिला? अल्फा के इक्वेशन के नीचे. डिड यू फाइंड? पेज नंबर क्या है वो? 215. तो कैसे डिफाइन करेंगे, जल्दी बताओ कैसे करोगे डिफाइन? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट of resistance is defined as increase in resistance per unit initial resistance at 0 degree Celsius per degree increase in temperature. So it is defined as increase in resistance
पर यूनिट, पर यूनिट, पर यूनिट, ये कौन है? इनिशियल। अभी पर यूनिट दो बार आएगा ना, डिनोमिनेटर में दो क्वांटिटीज है तो पर यूनिट दो बार आएगा। पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस कौन से टेम्परेचर में मेजर किया था? 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस पर यूनिट। पर यूनिट टेम्परेचर रह गया तो पर यूनिट या फिर पर डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, पर डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। अबे डिग्री की जगह पे यूनिट लिखता तो क्या फर्क पड़ता? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क ये पड़ता कि फिर यूनिट केल्विन है कि डिग्री है वो तुमको पता नहीं होगा, बस दैट्स इट। पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो पर यूनिट में पर केल्विन भी हो सकता है, पर डिग्री भी हो सकता है। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर? अब अब मान लेते हैं कि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो बहुत स्मॉल है। अब ये थोड़ा सा मैथमेटिकल बन जाएगा तो ध्यान दो, क्योंकि मैथ्स मैथ्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर फिजिक्स ऑल्सो। ये टेम्परेचर है, मान लो कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया, थोड़ा सा मतलब कितना? थोड़ा सा। मैथ में थोड़ा सा को बोलते हैं डीटी। क्या बोलते हैं? डीटी, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। तो डीटी ये है स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी? थोड़ी सी बढ़ेगी। हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे? डी आर, बराबर। तो ये जो आर टी माइनस आर जीरो है, इसको लिखोगे डी आर, और टी के लिखोगे डी टी, बराबर। तो फॉर स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर, फॉर स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर अल्फा इक्वल टू क्या आएगा? व्हाट इज आर टी माइनस आर जीरो? डी आर। और ये टी की जगह पे क्या लिखेंगे? डी टी, और साथ में क्या लिखेंगे यहाँ पे? आर जीरो। बन गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है ये। यहाँ तक पक्का पक्का? श्योर श्योर? अभी कभी कभी क्या होता है ना, समटाइम्स इंस्टेड ऑफ गिविंग यू रेजिस्टेंस दे गिव यू रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस की जगह पे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला दिया होता है आपको, या वैल्यू दिया होता है। और आपको याद है रेजिस्टेंस क्या था? याद है रेजिस्टेंस? रो एल बाय ए। और मैंने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया तो मैंने आपको क्या बोला? एल बाय ए क्या है? तीन वेरिएबल है हमारे पास, एल, ए और टेम्परेचर। हमने जब रेजिस्टिविटी डिफाइन किया था तब हमने क्या कांस्टेंट रखा था? टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो क्या कांस्टेंट रख रहे हो? एल और ए। तो व्हाट डू यू सी? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, बराबर। यहाँ तक क्लियर? अभी किसी किसी को कंफ्यूजन ये भी हो सकता है, किसी किसी को कंफ्यूजन तब होता है जब उसका ध्यान हो, तो ध्यान दो। तो ऐसा है, कंफ्यूजन कहाँ से आता है? कंफ्यूजन ऐसा आता है कि फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था, यही था ना? रेजिस्टिविटी क्या था? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था। फिर तुमने तो ऐसा बोलना चाहिए था कि ये रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है, बराबर। वो लेकिन वो एट अ गिवन टेम्परेचर कांस्टेंट है। तुम टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज होगी। तो याद रखना, यहाँ पे हम टेम्परेचर चेंज ही कर रहे हैं, सिर्फ लेंथ और एरिया को फिक्स रख रहे हैं हम लोग। तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। तो जब आपको अल्फा की वैल्यू पूछी हो और आपको रेजिस्टेंस की जगह पे रेजिस्टिविटी दिया हो, क्या दिया हो? रेजिस्टिविटी। तो उस केस में सिर्फ क्या करना है, जहां जहां तुमको रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, वहां वहां पे तुमको रेजिस्टिविटी लिखना है। डन। तो इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी you can have this formula directly. In terms of resistivity, in terms of resistivity, you have alpha equal to r की जगह पे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? रो
तो बन गया ये आपका अल्फा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। हो गया? पक्का पक्का? श्योर? तो मिस्टर रेड, मेरे को तो आपका मार्क्स लाना है, तो मैं तो आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ना, वो क्या कर रहा है उससे क्या करूं मैं फिर? मार्क्स तुमको अच्छा मिलेगा तो फायदा तुम्हारा है कि उसका है? बस फिर ये बताओ, अभी जो मैंने सिखाया, एक सेंटेंस में मेरे को बताओ कि व्हाट हैव यू अंडरस्टूड, वन सेंटेंस। चलो ये बता दो कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ता है कि कम होता है? बाकी कोई मत बोलो। टेम्परेचर अगर मैंने बढ़ाया मेटल का, तो रेजिस्टेंस बढ़ता है कि कम होता है? चलो छोड़ो, रेजिस्टेंस क्या होता है ये बता दो। रेजिस्टेंस क्या होता है बता दो। रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। वो कहाँ से आता है? बिकॉज ऑफ कोलिजन्स। किसके कोलिजन्स? इलेक्ट्रॉन्स है किसके साथ? आयॉन्स के साथ। तो एनीवेज, ध्यान नहीं देना है तो आधा डोर खुला हुआ है। सबको ही बोल रहा हूँ जिसका ध्यान नहीं है। इन जनरल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू पे अटेंशन हियर। डन? हो गया? अभी अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी टॉपिक है। थोड़ा कंफ्यूजन होता है लेकिन वो नहीं रखना है, इसके लिए अच्छे से समझ लो। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये अच्छे से समझा तो आपका 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से होगा। अदरवाइज सीईटी जेई नेट के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसके नाम में फोर्स है लेकिन ये फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट फोर्स, इट इज बेसिकली एनर्जी। ईएमएफ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? ईएमएफ। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट तुमको समझना है अगर, तो आपको वापस से वो पूरा पिक्चर याद करना पड़ेगा कि हमारे पास एक कंडक्टर था। कंडक्टर के टर्मिनल्स को हमने एक बैटरी लगा दी। जैसे तुमने बैटरी कनेक्ट की, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। इस सिचुएशन को तुम उल्टा भी इमेजिन कर सकते हो। यू कैन से दैट पॉजिटिव चार्जेस आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेगेटिव चार्जेस नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर? तो हमारे पास एक कंडक्टर था। कंडक्टर मेटल्स होते हैं, मेटल्स में फ्री चार्जेस होते हैं। हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। वी कैन इमेजिन द सेम सिचुएशन एज द पॉजिटिव चार्ज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सिर्फ इमेजिन करने के लिए। क्यों इमेजिन करने के लिए? क्योंकि अगर तुम इलेक्ट्रॉन का मोशन इमेजिन करोगे तो हर जगह पे माइनस 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 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। इसके लिए हम उल्टा बोल देते हैं कि ये जो सिचुएशन है, ये ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है नेगेटिव की जगह पे। एनीवेज, जो भी मूव हो रहा है, जब चार्जेस मूव हो रहे थे, आयोन्स क्या कर रहे थे? वाइब्रेट। तो क्या हुआ? कोलिजन। कोलिजन मतलब रेजिस्टेंस, मतलब चार्जेस को मूव होने में क्या हो रहा है? अपोजिशन। और फिर भी चार्जेस क्रॉस कर रहे हैं, मतलब अपोजिशन होने के बाद भी चार्जेस कंडक्टर से फ्लो हो पा रहे हैं। तो ऐसा कब होता है? जब चार्जेस पे वर्क डन हो। अगर चार्जेस को अपोजिशन फेस करना पड़ रहा है और फिर भी चार्जेस क्रॉस कर रहे हैं, मतलब बेसिकली देयर हैज टू बी वर्क डन इन मूविंग दिस चार्जेस। मतलब मुझे चार्जेस का फ्लो मेंटेन रखना है तो क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। ये वर्क डन कौन करता है? हम तो नहीं करते। जो तुमने बैटरी लगाई है वो करता है वर्क डन। तो बैटरी मतलब सेल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी which basically provides energy to the charges to overcome this resistance। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? तो सिचुएशन क्या था? हमारे पास एक कंडक्टर है, हमने कंडक्टर के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस एक बैटरी लगा दिया। जैसे तुमने बैटरी लगाया तो नेगेटिव चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, एंड दिस सिचुएशन इज सिमिलर टू मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टू
नेगेटिव। लेकिन जब चार्जेस मूव हो रहे थे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दे वर अंडरगोइंग कोलिजन विद द आयंस, मतलब वहां पे रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस को ओवरकम करना है तो चार्जेस को हमको वर्क करना पड़ेगा। मतलब अगर मुझे चार्जेस को कंटिन्यूअसली फ्लो करवाना है तो वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन मतलब आपको चार्जेस को एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। कौन करता है? बैटरी करता है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अगर ये समझा है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझेगा। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कंडक्टर है। अब इसके आगे मैं कंडक्टर को बार बार वो, अच्छा डायग्राम डिलीट कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो मैं बार बार कंडक्टर को ऐसा ड्रॉ करके नहीं दिखाने वाला हूँ। तो दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स कंडक्टर हैज रेजिस्टेंस, ये याद रखना। और रेजिस्टेंस को हम लोग इसके आगे से डिनोट करने वाले हैं विथ लाइन, और लाइन के ऊपर यहाँ पे ऐसा हम लोग ड्रॉ कर देंगे। इसका मतलब ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का? श्योर श्योर? गुड। तो ये रेजिस्टेंस को ओवरकम करके चार्जेस को फ्लो करवाना है। इसके लिए हमने क्या लगा दिया? सेल लगा दिया। सेल लगा दिया तो क्या लगा दिया? बैटरी लगा दिया। तो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी। राइट? तो यू कैन इमेजिन दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्जेस आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर? बैटरी क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसको? चार्जेस को। क्या करने के लिए? रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। अब इमेजिन करो मेरे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका कब से हो गया तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। व्हाट इज यूनिट? वन। व्हाट इज पॉजिटिव? प्लस। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब +1 कूलम चार्ज। तो अगर मेरे पास एक +1 कूलम का चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको मुझे इस सर्किट से एक चक्कर पूरा करवा के आना है। ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, इसको एक बार ये सर्किट से चक्कर कंप्लीट करवा के आना है। तो एनर्जी लगेगा क्या? यस। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस क्या कर रहा था? अपोज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट घुमा के लाने में जितना एनर्जी लगता है, उस एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो डिफाइन कैसे करोगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट। ये कंप्लीट वर्ड दिखना चाहिए, क्योंकि इनकम्प्लीट हुआ तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। वो बाद में बताता हूं मैं आपको। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड, या फिर ईएमएफ इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट। किसको सर्कुलेट किया तुमने? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। कितनी बार? वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बराबर? तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? चलो मिस्टर येलो बता दो, मिस्टर येलो मेरे को आंसर बता दो इसका। एनर्जी रिक्वायर्ड, energy required to circulate a unit positive charge once round the complete circuit is known as electromotive force और EMF। और मैंने इतना क्लियरली बोला कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फोर्स है कि एनर्जी है। तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ईएमएफ? m1 l2 t-2। ये भी याद रखना। राइट? मैं वापस इस पे आऊंगा, रिवाइज करवाऊंगा। फिलहाल फिलहाल हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं, फिर एक साथ वापस रिवाइज कर लेंगे दोनों को। इंटरनल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बाय द वे, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसको बहुत जगह पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी समझेंगे। सबसे पहले समझ लेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तुमने एक सेल या बैटरी कनेक्ट किया, सेल या बैटरी को सर्किट में दिखाने के लिए दो लाइन ड्रॉ कर दिए, एक छोटा लाइन एक बड़ा लाइन। ठीक? बड़ा लाइन जो है वो प्लस है, छोटा लाइन जो है वो माइनस है। लेकिन रियलिटी में तुम देखोगे ये है सेल। बराबर? ये सेल है।
तो सेल होता है सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। अब ये सेल है, ये क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये खुद एक मटेरियल से बना है ना, विच इज द कॉमनली यूज मटेरियल फॉर मेकिंग दिस सेल्स। लिथियम आयन बैटरी रहता है, लिथियम आयन इज डिफरेंट थिंग। लिखा होता है, जब तुम लेके आते हो ना उसके ऊपर लिखा होता है, तो थोड़ा सा अगर पढ़ोगे तो उसके ऊपर लिखा होता है कि किस चीज का बना हुआ है ये। हम्म। अभी इसके ऊपर तो मिट गया, लेकिन लिखा होता है, हर एक बैटरी पे लिखा होता है। हम्म। ओके। तो तुम चेक करना कि विच इज द कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर दिस पर्टिकुलर सेल। ओके। देन ये सेल एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हेल्प करता है टू टू ओवरकम रेजिस्टेंस। लेकिन ये खुद एक मटेरियल से बना हुआ है। तो जब मैं बैटरी लगा रहा हूँ, मैं सेल लगा रहा हूँ, तो मैं ये सर्किट में कनेक्ट कर रहा हूँ, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन सोर्स ऑफ एनर्जी खुद इसका कंपोजिशन है, इसका मटेरियल है। इसका खुद का मटेरियल जो है, अभी चार्जेस हमने बोलते जिया यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट घुमा के लाना है वो, लेकिन ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज निकला कहाँ से, सेल के अंदर से। और सेल का खुद का क्या था, मटेरियल था, उस मटेरियल का क्या था, रेजिस्टेंस था। इसका मतलब जो चार्ज है उसको पहले तो सोर्स का, मतलब सेल का, बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस ओवरकम करना पड़ा होगा, उसको बोलते हो इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एनी सोर्स ऑफ एनर्जी has some composition because it is made up of some material, and the resistance of that composition is called as internal resistance of the cell। बहुत कम होता है लेकिन होता है। यहाँ तक क्लियर, बराबर। तो ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, इसको जो हमने सर्कुलेट करवाया वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को दो टाइप के रेजिस्टेंस ओवरकम करने पड़ गए। एक था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कंडक्टर का है, और एक है इंटरनल रेजिस्टेंस जो खुद सेल का है, बैटरी का है। करेक्ट यहाँ तक, राइट। तो जो वर्क हुआ, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो एनर्जी सप्लाई हुआ, इट इज यूज टू ओवरकम internal resistance and external resistance। the energy required to overcome external resistance, इसको तुम बोलते हो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्यादा होगा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि इट इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम ओनली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का। फिर आगे हम इक्वेशन बनाएंगे, लेकिन पहले यहाँ तक डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन दिस थिंग्स फर्स्ट। तो डिफाइन मतलब थोड़ा सा डिस्क्राइब, आपका नोट्स थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं। तो सबसे पहले वे स्टार्ट विद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का स्टोरी क्या था, क्या स्टोरी था, हमने क्या कनेक्ट किया, एक सेल या बैटरी, किसको कनेक्ट किया, एक कंडक्टर को, राइट। कहाँ कनेक्ट किया, अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ कंडक्टर। सो व्हेन अ सेल और अ बैटरी is connected across the terminals, किसके टर्मिनल्स, किसके टर्मिनल, किसके टर्मिनल, ये कौन था, कंडक्टर था, अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ अ कंडक्टर। फिर क्या हुआ, क्या हुआ, नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस स्टार्ट मूविंग फ्रॉम, कहां से कहां गए, स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ऑफ कोर्स। ये जो सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन है ना, दिस इज सिमिलर टू, दिस इज सिमिलर टू और इक्विवेलेंट टू मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कहां से कहां तक, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल
टू द नेगेटिव टर्मिनल, बराबर। लेकिन ये चार्जेस जब मूव हो रहे थे, देवर एक्सपीरियंसिंग अपोजिशन मतलब रेजिस्टेंस, बट व्हेन चार्जेस फ्लो दे फेस अपोजिशन, मतलब दैट इज रेजिस्टेंस। टू ओवरकम दिस अपोजिशन, टू ओवरकम दिस अपोजिशन, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? चलो मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ। तुमको एग्जाम में टॉप करना है और टीचर टॉप करने नहीं दे रहा है, उसको बोलोगे रेजिस्टेंस। क्या बोलोगे? रेजिस्टेंस। हर बार नया ही क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन तुमको टॉप करना है तो क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, राइट? ऐसा ही करना पड़ेगा ना। तो तुमने अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए क्या किया? वर्क किया। यहाँ पे भी वही चीज है। चार्जेस चार्जेस वेयर फेसिंग अपोजिशन, लेकिन उन चार्जेस को पास होना है, पास होना है। तुम्हारे तुम्हारे लिए एग्जाम में पास होना है, उनको कंडक्टर से पास होना है। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? वर्क हैज टू बी डन, वर्क हैज टू बी डन। और ये वर्क डन कौन करता है? कौन करता है? कौन करता है? वो एग्जाम में तुमको करना पड़ेगा, इधर किस कौन करेगा? सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब बैटरी। तो दिस वर्क इज डन, और दिस वर्क और दिस एनर्जी, बेटर ऑफ, this energy is provided by battery। यहां तक क्लियर? अगर ये क्लियर है तो तब जाके तुमको ईएमएफ समझेगा। अब हमने ऐसा इमेजिन कर लिया कि चलो बहुत सारे चार्जेस मूव हो रहे हैं, फिलहाल बहुत सारे की बात नहीं करेंगे, फिलहाल बात करेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज की। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक बार कंप्लीट सर्किट घुमा के लाने में जितना वर्क हुआ उसको क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF is defined as the energy required किसके लिए required? To circulate। किसको सर्कुलेट करना है? तो सर्कुलेट यूनिट, कौन सा चार्ज था? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कितनी बार घुमा लाए उसको? कितनी बार घुमा के लाए? वंस। वंस राउंड द वंस राउंड द विच सर्किट? वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंप्लीट नहीं बोलोगे तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि तुम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ओवरकम करवा रहे हो। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू circulate a unit positive charge once around the complete circuit is known as EMF। और फिर आपको पता है ऐसा यूनिट क्या आएगा इसका? तो ठीक है, ऐसा यूनिट तो जूल आ जाएगा, एनर्जी है। आपको डायमेंशन भी पता है, बड़ा डायमेंशन। अब भाई बाय द वे, इसको जूल नहीं बोलते, इसको कुछ और बोलते हैं, मैं बाद में बताता हूँ। इसको वोल्ट बोलते हैं, वो बाद में हम देखेंगे। और डायमेंशंस भी हम थोड़े से मैं चेंज करके देता हूँ। चलो कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं। अभी कंफ्यूजन क्या रहता है ना, मैंने बोला ईएमएफ फोर्स नहीं है, क्या है? एनर्जी है। फिर डायमेंशन तुमसे पूछा एनर्जी के, तुमने बोला M1 L2 T-2। गलत थे। क्यों गलत थे बताता हूँ। ईएमएफ, व्हाट इज ईएमएफ? वर्क डन, सही है। व्हाट इज वर्क? एनर्जी। लेकिन तुमने ये वर्क कितने चार्ज को सर्कुलेट करने में किया? वन। वन मतलब यूनिट चार्ज। आपको पता है, जब मैंने अभी बताया, जब तुम बोलते हो पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, मतलब डिनोमिनेटर में कौन होता है? चार्ज होता है। तो ईएमएफ इज एक्चुअली वर्क डन अपॉन चार्ज। What is EMF? It is not energy, it is energy upon charge. What is EMF? It is work done upon charge. Work done upon charge. तो अभी अगर पता लग ही गया तो एक बात बताओ, what is SI unit? What is SI unit? जूल पर
कूलम, इसको बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं इसको? वोल्ट, राइट, इसको वोल्ट बोलेंगे हम, आगे भी देखोगे। और इसके डायमेंशंस वो आएंगे वर्क के डायमेंशंस, और वो आएंगे अपॉन चार्ज के डायमेंशंस। वर्क मतलब एनर्जी होता है m1L2T-2। चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, करंट इज फंडामेंटल। व्हाट इज करंट? चार्ज अपॉन टाइम। करंट इज चार्ज अपॉन, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। तो व्हाट इज चार्ज? करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। तो करंट के लिए अगर आपको याद होगा ए या आई यूज करते हैं, और टाइम के लिए टी यूज होता है। तो ये ए और टी ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा m1L2T-3 और A-1 या I-1। बुक टू बुक वेरी करेगा। टेक्स्ट बुक में क्या यूज किया है, आई की ए की? दिया ही नहीं है, नहीं दिया, कोई बात नहीं, तो यू शुड नो दिस। हम्म, ठीक। वही वोल्टेज है, और वोल्टेज के डायमेंशन आपको जेई नीट के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो ये पता होना चाहिए। तो यहाँ तक इट शुड बी क्लियर। क्लियर है? पक्का पक्का, श्योर श्योर। अभी हम डिफाइन करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, और फिर हम लोग डिफाइन करेंगे व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ऑलरेडी टोल्ड यू। क्या होता है, ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ना, एवरी सोर्स ऑफ एनर्जी हैज सम कंपोजिशन। तुमने जो बैटरी लगा दी, उस बैटरी का भी मटेरियल है, मटेरियल मतलब कंपोजिशन है। मैं कंपोजिशन क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पता होना चाहिए कि जो बैटरी या सेल होता है ये किस मटेरियल का बना होता है। तो घर पे जाके बैटरी या सेल देख लो, उसके ऊपर लिखा होगा किस चीज का है वो। ठीक। और ये बैटरी या सेल जिस भी मटेरियल से बना है, मतलब इसका जो भी कंपोजिशन है, उसका रेजिस्टेंस है, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एवरी सोर्स ऑफ एनर्जी every source of energy is is made up of is made up of some क्या, some composition। every source of energy is made up of some composition, बराबर। और ये जो कंपोजिशन है इसका क्या होगा? रेजिस्टेंस। so this composition has resistance, this composition has some resistance which is known as, क्या बोलते हैं इसको? कौन सा रेजिस्टेंस बोलते हैं? which is known as internal resistance। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बेसिकली जो वर्क डन हुआ चार्ज को सर्कुलेट करने में वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट, इसने, इसके दो पार्ट्स है। कौन से दो पार्ट्स है? टू ओवरकम इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टू ओवरकम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। so the work done in overcoming the work done in overcoming या फिर इन सर्कुलेटिंग, the work done in circulating charge, in circulating unit positive charge is used in two ways। तो कौन से दो तरीके हैं? नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन,
द वर्क डन इन सर्कुलेटिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज यूज्ड इन टू वेज। नंबर वन, टू ओवरकम, किसको ओवरकम करने में लगा? टू ओवरकम इंटरनल रेजिस्टेंस। वेल बाय द वे, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, इसको हम हमेशा स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, इंटरनल रेजिस्टेंस नाउ ऑनवर्ड्स विल बी डिनोटेड बाय स्मॉल आर। एंड टू ओवरकम कौन सा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। टू ओवरकम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब वो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल आर। है तो क्लियर? पक्का? तो अब व्हाट इज ओहम्स लॉ? V इक्वल टू आई आर। तो अब तक तुम जो ओहम्स लॉ यूज कर रहे थे V इक्वल टू आई आर, वो आप लगा रहे थे सिर्फ किस पे? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे। तो अभी आपने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा इंटरनल रेजिस्टेंस का, मिस्टर ब्लू। अभी आपने नया कॉन्सेप्ट सीखा किसका? इंटरनल रेजिस्टेंस का। तो अगर मुझे अभी ओहम्स लॉ लगाना है तो मैं डायरेक्टली V इक्वल टू आई आर नहीं बोल सकता हूँ। मुझे अब ये सोचना पड़ेगा कि वो जो कैपिटल आर है उसके साथ एक स्मॉल आर भी है। तो अब अगर मुझे ओहम्स लॉ अप्लाई करना है तो मुझे ओहम्स लॉ कंप्लीट सर्किट पे लगाना पड़ेगा। कंप्लीट सर्किट में सेल आता है और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी आता है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक में पहले अप्लाई कर देंगे ओहम्स लॉ टू अ कंप्लीट सर्किट। और यहाँ पे थोड़े नोटेशंस चेंज होंगे, डायग्राम थोड़ा चेंज होगा, तो ध्यान देना। तो ओहम्स लॉ अप्लाइड टू अ कंप्लीट सर्किट, अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं, सिर्फ अच्छे से समझ लो नोटेशंस क्या है। ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ applied to a complete circuit, applied to a complete circuit। इतना बोलने के बाद भी कुछ लोग नहीं समझ रहे, समझ जाओ। तो मैं आखिरी महीना ये भी नहीं सोचूंगा यू कैन compromise योर करियर, यस, बट यू कैन नॉट compromise समवन else's करियर। तो अभी भी जो गड़बड़ करते हुए दिख रहे हो, मत दिखो, मत दिखो। गुड फॉर यू, गुड फॉर मी, गुड फॉर योर हेल्थ, गुड फॉर माई हेल्थ। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब तक तुम क्या कर रहे थे? सिर्फ यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिखाते थे, और यहाँ पे सिर्फ एक तुम सेल या बैटरी दिखा देते थे। अभी सेल और बैटरी में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब आपके पास सिर्फ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दिखाया जाए, इसको बोलते हैं सेल। ये सेल है। अगर ऐसा दिखा दूं तो ये बन गया बैटरी। तो मैं फिलहाल तो सेल दिखा रहा हूँ, तो ये सेल है। इसका पोटेंशियल, इसका वोल्टेज था V। अभी आगे जाके हम इसको डिनोट करेंगे E से, बाद में करेंगे। इसको क्या बोलेंगे? अभी से V, E बोल देंगे। इसको क्या बोलेंगे? E। व्हाट इज E? EMF। बराबर। ईएमएफ क्यों आया? क्योंकि अभी हमने नया कॉन्सेप्ट सीखा कि जो सेल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है चार्ज को रेजिस्टेंस ओवरकम करने के लिए, वो सेल का खुद का मटेरियल ही उसको अपोज करता है। इसका मतलब जो एनर्जी है वो दो जगह पे स्पेंड हुआ, इन ओवरकमिंग इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इन दोनों को मिला के बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं इसको? ईएमएफ। तो अब तक तुम यहाँ पे ई की जगह पे लिखते थे V, और तुम रेजिस्टेंस दिखाते थे सिर्फ एक। अब इसके आगे तुम रेजिस्टेंस भी दिखाओगे दो। एक रेजिस्टेंस दिखाओगे सेल को लग के, राइट नेक्स्ट टू द सेल, और इसको बोलोगे स्मॉल आर। और ये बताने के लिए कि ये जो रेजिस्टेंस है ये हमने बाहर से अलग से नहीं लगाया, ये खुद का किसका है? सेल का है। तो ये बताने के लिए हम लोग यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं। तो ये रेक्टेंगल का मतलब होता है कि ये जो स्मॉल आर है, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। बराबर। तो यहां से होगा करंट सर्कुलेट, क्योंकि कन्वेंशनल करंट क्या होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और एक चीज याद रखो, ये जो स्मॉल आर और कैपिटल आर है, वो सीरीज में है कि पैरेलल में है? ऐसा लगाया तो वो सीरीज होकर के पैरेलल होता है, और ऐसा लगाया तो ये कौन है? ये पैरेलल नहीं है, ये सीरीज है।
नीट में खासकर तो गलती करके आए बहुत लोग, बोले पैरेलल है। अरे एक ही टर्मिनल कॉमन है ना, दो रेजिस्टेंस का एक ही टर्मिनल कॉमन कॉमन है। स्मॉल आर का दूसरा टर्मिनल कहाँ है, नेगेटिव को, और कैपिटल का क्या है, पॉजिटिव को। तो जब दो कंपोनेंट्स में एक सिंगल पॉइंट इलेक्ट्रिकल पॉइंट कॉमन हो, वो सीरीज होता है कि पैरेलल होता है। तो ये कौन है, ये कौन है, बराबर। तो इसके आगे का देखेंगे अभी अगले लेक्चर में।